नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस शख्सियत के सामने बैठे हैं, लोग उन्हें एक क्रांतिकारी युवा बोलते हैं, एक क्रांतिकारी फौजी बोलते हैं। मैं भी अक्सर उनकी वीडियो देखता हूं, तो मुझे भी लगता है कि इस फौजी के अंदर कोई आग है और वो किस चीज़ की है, किस चीज़ के बारे में, ये भी मैं नहीं समझ पाया हूं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य कि आज हमें उनके दर्शन हो गए और आज खुद हम उनसे पूछते हैं कि इतनी आग क्यों है उनके अंदर और वो जो सोच है, इतनी ऐसी सोच क्यों है। दीपक आज हमारे सामने है, दीपक फौजी। तो दीपक फौजी आर्मी में थे, लेकिन हमने उनकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आर्मी के प्रति भी उनका असंतोष था। फिर वो सोशल मीडिया पे आए, क्यों आए, कैसे आए, और फिर उसके बाद वो समाज के ऊपर विभिन्न मुद्दों पर बोलते रहे, अपने विचार रखते रहे। तो आइए आज जानते हैं हम दीपक फौजी से, उन्हीं की जुबानी कि उनके बारे में कि वो शख्सियत क्या है और उनके ऐसे क्रांतिकारी विचार क्या है। फौजी साहब नमस्कार। नमस्कार। फौजी साहब थोड़ा ये बताएं, आप मिलिट्री में थे, तो पहला सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप भारतीय सेना के बारे में मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, तो उसमें आपका असंतोष क्यों था भारतीय सेना के बारे में? कोई भी संस्था है, चाहे वो आर्मी है, पुलिस है या जो भी संस्था है, पर्टिकुलर संस्था कभी खराब नहीं होती। संस्था के अंदर रहने वाले लोग खराब होते हैं। कुछ लोग ऐसे मिले जो कि अत्याचार कर रहे थे, सिर्फ ये नहीं कि मेरे ऊपर कर रहे थे, दूसरों को भी कर रहे थे। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। उनके प्रति मेरा असंतोष था, ना कि आर्मी के प्रति। और वो आज भी है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, आर्मी के अंदर भी हैं, पुलिस के अंदर भी हैं, या वकील कोई भी संस्था है, उसके अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। उन बुरे लोगों के प्रति मेरा संतोष था और वो मैंने अपना जाहिर किया था। आप आर्मी से आपने प्री रिटायरमेंट लिया और फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया पर आए। आपको सोशल मीडिया पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? सोशल मीडिया पर आने का सबसे बड़ा मेन कारण है मेन स्ट्रीम मीडिया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचा रही। मेरा सबसे पहला जो वीडियो वायरल हुआ था पुलवामा हमले के ऊपर। पुलवामा हमले के बारे में, क्योंकि उस टाइम पर हम आर्मी में थे, हमारे को पता था उसकी सच्चाई का। लेकिन लोगों ने इतना बड़ा झूठ दिखाया। इन्होंने 22 से ऊपर इनकी गिनती नहीं की कि 22 जवान शहीद हुए हैं। एक्चुअली वहां पे 83 जवान शहीद हुए थे। 83 ये 4 गुना कम दिखा रहे थे। वहां पे मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था कि मैं इस चीज की शर्त लगा सकता हूँ, 83 जवान वहां पे शहीद हुए थे। उसके बाद जो इसमें अभी हुआ है, गलवान घाटी में हुआ था। गलवान घाटी में इन्होंने सिर्फ बिहार के और तमिलनाडु के जवान शहीद दिखाए थे। हरियाणा के 4 जवान शहीद हुए थे, कहीं पर भी नाम नहीं आया उनका। क्यों सरकार क्यों छुपाएगी उनको? सरकार हर तथ्य छुपाती है। अभी जो बीमार थे उसके तथ्य छुपाए गए। सरकार मुद्दों का और अपनी कमियों को हर बार छुपाती है। नहीं कि सिर्फ ये बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, कोई भी सरकार है, सरकार कभी भी असली तथ्य सामने नहीं आने देती। क्योंकि असली तथ्य जब उजागर होते हैं तो लोगों में असंतोष की भावना भी हो सकती है सरकार का ये सोचना हो। लेकिन लोगों तक सच्चाई फिर पहुंचाने का माध्यम क्या है? ये सोशल मीडिया एक माध्यम था, इसके जरिए हम अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आपकी मैं अक्सर वीडियो देखता हूँ, तो इसमें एक अमृतपाल है, तो आप अमृतपाल के प्रति आपकी संवेदनाएं पॉजिटिव क्यों थी? यानी आप उनका समर्थन क्यों कर रहे थे, जबकि वो तो मीडिया के अनुसार खालिस्तानी के रूप में, एक भिंडरावाले के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, तो आप उनका समर्थन क्यों कर रहे थे? नंबर 1 बात, जो अमृतपाल ने काम शुरू किए थे, सिर्फ ये नहीं कि एक अकेला दीपक फौजी उसका समर्थन कर रहा है। पूरा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश उसके समर्थन में था। क्यों था? वो बच्चों के, युवाओं के नशे छुड़वा रहा था और उनको अमृत छकाकर गुरु के नजदीक लगा रहा था। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम अमृतपाल ने शुरू किया था। सरकार को चाहिए कि नशा छुड़वाए लोगों का। सरकार नशों को प्रोजेक्ट कर रही है, वो नशे छुड़वा रहा था। तो वहां पर सरकार को उसके ऊपर एलिगेशन लगाने थे। उसके ऊपर एनएसए लगाया हुआ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, कि पूरे इसको देश को इससे खतरा है। वो देश को क्या खतरा है वो अभी तक सरकार साबित नहीं कर पाई है। अभी 17 जुलाई की उसकी सुनवाई थी, हियरिंग थी, जिसके अंदर तथ्य पेश करने थे पंजाब गवर्नमेंट को। पंजाब गवर्नमेंट एक भी तथ्य प्रूफ नहीं कर पाई, जिसमें खुद भगवंत मान मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि इसको पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं, एक बच्चे को हायर करने के 10 लाख रुपए मिलते हैं। अगर एक बच्चे को करते उसने तो हजारों बच्चों को अमृत छकाया था। तो करोड़ों की आमदनी में उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास लाख रुपए भी नहीं मिले। फिर ये इतनी बड़ी झूठ प्रोजेक्ट क्यों की गई थी? दो चीजें होती हैं, एक होती है नस्ल खुशी, एक होती है किरदार खुशी। किरदार खुशी ऐसे होती है जैसे मेरे ऊपर देशद्रोह का केस लगाया गया था, तो अखबारों में भी निकाला गया था। इस चीज का सबने देखा है कि ये देशद्रोह, ये इसने सेना में गलत काम किए थे और ये यहाँ आकर भी गलत काम करता है, फिर प्रूफ तो नहीं मिले कुछ। ये होती किरदार खुशी। एक अकेले अमृतपाल की या संजय सिंह भिंडरावाला की कोई किरदार खुशी नहीं होती। जो कोई भी हक सच की बात करेगा उसकी किरदार खुशी यहाँ पे की जाएगी। लक्का सदाना की लोगों ने की, भाना सिद्धू की लोगों ने की, और उसके बाद दीप सिद्धू की। दीप सिद्धू का जैसे ही
लाल किले वाला मैटर हुआ था, उसके फोटो वायरल कर दिए गए थे, कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, कभी सनी देओल के साथ, कि ये बीजेपी का बंदा है। हालांकि करने वाले वो खुद थे, वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हमारा बंदा इसने गलत काम किया है। वहां पे एक एलिगेशन लगाया था कि तिरंगे को उतारा गया था, वहां पर कोई तिरंगा नहीं उतारा गया था, तिरंगा साइड में था, सिर्फ निशान साहब ले रहा था, और निशान साहब तो खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब ले रहते हैं। तो इसका मतलब तो फिर मोदी साहब भी देशद्रोह क्यों सुनाते हैं? अपने सिर के ऊपर निशान साहब लगाते हैं मोदी साहब, क्यों लगाते हैं? निशान साहिब वो हैं जिन्होंने किसानों को पहला हक दिलवाया था जमीन का। इस बात का आज तक किसी को नहीं पता, खुद प्रधानमंत्री साहब ये बात 3 बार बोल चुके हैं। अच्छा, आपकी वीडियो में अक्सर ऐसा लगता है कि आप खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, क्या ये सच है कि आप खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको खालिस्तान का मतलब ही समझना पड़ेगा जी। खालिस का मतलब होता है शुद्ध, सच्चा। स्थान का मतलब होता है जगह। हम तो ये चाह रहे हैं पूरे देश के अंदर खालसा राज है। हम बात करें खालसा राज की, खालसा का मतलब शुद्ध और सच्चा राज। खालसा राज था महाराजा रणजीत सिंह का राज, 40 वर्षों का राज, जिसके ऊपर बीबीसी ने खुद डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो 40 साल का राज महाराजा रणजीत सिंह का राज था, ऐसा राज पूरी दुनिया में आज तक किसी का नहीं आया। आपको जान के हैरानी होगी कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक संयुक्त पंजाब को कोई अपने गुलाम नहीं बना पाया था। भारत गुलाम था लेकिन संयुक्त पंजाब गुलाम नहीं था, क्योंकि वहां पे महाराजा रणजीत सिंह थे। भारत 200 साल तक गुलाम रहा है, संयुक्त पंजाब 100 साल तक गुलाम रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा योगदान सिखों का है। 90% योगदान है आजादी, देश की आजादी में। उनका शहीद होने में, फांसी टूटने में, या कहीं पर भी आप जलियांवाला बाग ले लो, कहीं पर भी सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों की हैं। वो महाराजा रणजीत सिंह का जो खालसा राज था, जब अंग्रेजों ने उसके ऊपर अपना राज किया तो अंग्रेज ये देखकर हैरान रह गए थे कि संयुक्त पंजाब के अंदर कोई भी जेल नहीं थी, एक भी जेल नहीं थी संयुक्त पंजाब के अंदर। तो आप बताइए कैसा राज, किसी को भी फांसी नहीं तोड़ी गई 40 साल के अंदर। वो राज अच्छा था या बुरा था? हम तो चाहते पूरी दुनिया में खालसा राज आए। क्या खालसा राज और खालिस्तान में कोई फर्क है? बिल्कुल है, इन्होंने खालसा राज को कन्वर्ट करके खालिस्तान में किया है। खालिस्तान का जो मुद्दा है, खालिस्तान का मुद्दा था जगजीत सिंह चौहान का। सबसे पहले ये उठाइए 1980 का वो दौर, जब जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान की बात की थी। जगजीत सिंह चौहान का ये जिक्र नहीं करते, ये जिक्र करते हैं भिंडरावाले का, कि सुंदरलाल सिंह भिंडरावाला ने खालिस्तान की मांग की थी। उन्होंने कभी कोई मांग नहीं की। उन्होंने बोला था कि अगर दरबार साहिब पे अटैक होता है, ये सबको पता, दरबार साहिब एक श्रोमणी जो सिर्फ सिक्कों की नहीं है, पूरी दुनिया में उसको मान्यता मिली हुई है। उसमें पूरी दुनिया से जाते हैं, हर रोज 1 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। वहां पे 1 लाख आदमी खाना खाते हैं हर रोज। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। लेकिन जब अगर दरबार साहिब के ऊपर अटैक होता है तो फिर खालिस्तान की नींव रखी जाएगी। सिर्फ उनका इकलौता ये बयान है, उसके सिवाय उनका कोई बयान नहीं है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? अगर आप कह रहे हो कि दूसरे देश की मांग कोई भी करता है, अलग देश की मांग करता है, देश तोड़ने की मांग करता है, उसका हम किसी का भी समर्थन नहीं करते। चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो। अगर खालिस्तान की मांग करने पर नशे लग सकता है तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा बागेश्वर बाबा, उसके ऊपर नशे क्यों नहीं लग रहा? फिर एक देश अलग अलग कानून कैसे? उसके ऊपर भी नशे लगना चाहिए। वो भी तो अलग राष्ट्र मांग रहा है। अब क्या हमारे देश में हिंदू नहीं रहते? हिंदू अभी भी रहते हैं। फिर वो अलग से हिंदू राष्ट्र कैसे मांग रहा है? हिंदू राष्ट्र नेपाल है, जाके देखो नेपाल की क्या हालत है। क्यों, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? अब हिंदू नहीं है क्या? अब ये तो कल को फिर बोले कोई अलग से खड़ा हो जाएगा कि इसको अब हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कल को फिर को खड़े हो जाएंगे क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर इस तो हमारे देश के नाम बदली होते रहेंगे। हम कहां जाएंगे फिर? ये बात तो यही है ना। अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो जायज है, अगर खालसा खालिस्तान की मांग कर रहा है वो नाजायज कैसे है? फिर एक देश अलग अलग कानून कैसे है? एक देश एक कानून हम मानते हैं। मोदी जी तो यूसीसी लेकर आ रहे थे, यूनिट सिविल कोड, वो क्यों नहीं ले पाए? यूनिफॉर्म सिविल कोड वो नहीं लेके आ सकते, वो आएगा भी नहीं वो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी कमियां हैं। जैसे 3 कानून कृषि कानून लेके आए थे, ऐसे इसमें यूसीसी में भी बहुत सी कमियां हैं। प्रधानमंत्री साहब ने उसको डिले कर दिया है, वो आएगा भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आपकी एक वीडियो में मैंने धारा 370 के बारे में सुना था जी। तो धारा 370 आपने कहा था कि धारा 370 नहीं हटी है, ये कैसे संभव है कि धारा 370? ये बात है 2021 की, जब प्रधानमंत्री साहब ने ऐलान किया था कि धारा 370 हटा दी गई है जम्मू एंड कश्मीर से। एक बार तो हमारे को भी लगा, लेकिन 14.5 साल तक मैं JNK में रहा हूँ, वहां के पूरे इतिहास के बारे में पढ़ा है। तो एक बार तो मेरे को भी लगा, बड़ा अच्छा लगा। हमने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा याद आया कि धारा 370 तो हटा ही नहीं सकता कोई पर्टिकुलर प्रधानमंत्री है नहीं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या इससे पहले मनमोहन सिंह थे या इससे पहले कोई भी था। धारा 370 नहीं हटा सकता कोई भी। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री साहब का भी बयान आया है कि धारा 370 को नहीं हटाएगा। धारा 370B के एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया जाता है एक नियम के अंदर कि वहां पे बाहर का कोई व्यक्ति जमीन ले सकता है, वो अमेंडमेंट किया। 370 नहीं हटाई गई है, खुद प्रधानमंत्री का बयान है। यानी विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया है।
विशेष राज्य का दर्जा तो ऐसे तो फिर हिमाचल को भी मिला हुआ है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। आप J&K के अंदर बाहर का कोई आदमी नौकरी नहीं कर सकता, जबकि हरियाणा के अंदर अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो कोई हरियाणवी, जितनी हरियाणा की वैकेंसी उनके ऊपर बाहर के बंदे मिलेंगे, पंजाब की जितनी वैकेंसी उसके अंदर बाहर के बंदे मिलते हैं, चाहे यूपी की जितनी वैकेंसी उसके अंदर बाहर के बंदे मिलते हैं। J&K के अंदर बाहर का कोई बंदा नौकरी नहीं कर सकता, जो J&K गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं उनके ऊपर नहीं कर सकता। वो तो विशेष राज्य का दर्जा उसको भी प्राप्त है, उसको भी नहीं हटा सकते ये, वो भी नहीं हटेगा, क्या भी नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, वो कभी होगा नहीं। 370 धारा कभी नहीं हट सकती। आपने वीडियो में कहा था कि सर छोटू राम ने साइन कर रखे हैं खालसा राज के ऊपर जी, या फिर कहा था कि गांधी जी ने खुद ये कहा था कि अगर सिखों को शांतिपूर्वक नहीं मिलता तो वो अपने अलग उसकी मांग कर सकते हैं। क्या ये सच है कि सर छोटू राम की साइन है और गांधी जी ने ऐसा कहा था? बिल्कुल। सबसे पहले देखिए आप, जो निहंग सिंहों को शस्त्र रखने की इजाजत है उसके ऊपर 1942 का एक एक्ट है, उस एक्ट के ऊपर दादा छोटू राम के साइन है, सर छोटू राम के साइन किए हुए हैं। आप किसी भी निहंग सिंह का लाइसेंस चेक कर सकते हो, इनको जो पिस्टल और वो लागू है ना, वो दादा छोटू राम के करवाए हुए हैं। छोटू राम जी ने खुद एक कानून पास करवाया गया था कि ये कौम वो कौम है जो जुल्म के खिलाफ हथियार उठाती है, किसी मजलूम के ऊपर हथियार नहीं उठाती। तब उन्होंने एक कानून पास करवाया था, ये कानून भी अंग्रेजों का पास किया हुआ है। उसके बाद ये संसद में भी पारित हो गया था, संसद में भी पास हुआ है, बाकायदा एक कानून बना हुआ है। सिखों का जो निहंग सिंह होते हैं उनका ऑल इंडिया किराया माफ है, ट्रेनों के अंदर चाहे किसी भी बोगी में बैठो उनका कोई किराया नहीं लगता। ये भी दादा छोटू राम का करवाया हुआ है, यानी सर छोटू राम जो बोलते हैं दादा रिचपाल बोला सर छोटू राम, उन्हीं का करवाया हुआ है। उसके बाद ये बात कर देते हैं कई लोग, भाई संयुक्त पंजाब अलग कैसे है, तो सुनिए, संयुक्त पंजाब के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे सर मियां फजले हुसैन, जबकि संयुक्त पंजाब के जो प्रधानमंत्री बन रहे थे वो बने थे सर छोटू राम। सर छोटू राम ने खुद बोला था कि नहीं मेरे को प्रधानमंत्री बना, सर मियां फजले हुसैन को प्रधानमंत्री बनाओ। हाँ, वो खुद कानून मंत्री जरूर बने थे दादा छोटू राम, सर छोटू राम कानून मंत्री बने, तो कानून के ज्ञाता थे, वकील थे, काफी पढ़े लिखे थे, उनको हर चीज की नॉलेज थी। सर मियां फजले हुसैन को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर कोई ये कहता ना कि संयुक्त पंजाब अलग कैसे था, तो प्रधानमंत्री किस में बनता? किसी राज्य में तो प्रधानमंत्री नहीं बनता होगा, अलग उसमें बनता होगा। 365 रियासतों को मिला के भारत बनाया गया था, और जब संयुक्त पंजाब को भारत के अंदर मिलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 365 रियासतों को एक किया था। उस समय पे खुद महात्मा गांधी ने यह बोला था, अगर सिखों को लगता है कि हमारे अधिकारों के ऊपर कोई डाका डाला जा रहा है या हमारे को हमारे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अपना अलग हो सकते हो शांतिपूर्वक तरीके से। क्या अलग होने का तात्पर्य भी तो ये नहीं है, यही तो तात्पर्य है ना कि अलग राष्ट्र हो गया? वो नहीं, अलग राष्ट्र नहीं है। संयुक्त पंजाब पहले से एक अलग चीज है, जैसे इसके अंदर से हरियाणा तोड़ा गया, हिमाचल तोड़ा गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त पंजाब से निकला है, नॉर्थ राजस्थान संयुक्त पंजाब से निकला है, जम्मू कश्मीर संयुक्त पंजाब से निकला है। संयुक्त पंजाब का अफगानिस्तान तक राज था, ये सबको पता, लाहौर उसकी राजधानी थी। जबकि ये कहावत तो मशहूर है, जिसने लाहौर नहीं देखा हाले तक वो जन्मा भी नहीं है, क्योंकि लाहौर एक खूबसूरत राजधानी होती थी महाराजा रणजीत सिंह की, वहां तक राज था। फिर कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, अगर संयुक्त पंजाब चाहिए तो पहले पाकिस्तान ले लो। उसका ताजा उदाहरण आपको बताते हैं, जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी तो पानी लेने से सबने मना कर दिया था कि हमारी तरफ पानी मत छोड़ो। सिर्फ एक पाकिस्तान ने अपने गेट खोल दिए थे कि जितना पंजाब के अंदर पानी है हमारी तरफ छोड़ दो, हम डूब सकते हैं। अगर पंजाब डूब रहा था हम भी डूबने के लिए तैयार है। यहाँ पे देखी जाती इंसानियत, इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इंसानियत है। जब भारत का कोई भी, जो राजस्थान की तरफ नहरें जा रही है वो सूखी है, वहां उनमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा। नॉर्थ राजस्थान के अंदर आज भी एक आंदोलन चला हुआ है, वहां पे पीने का पानी नहीं है। वो कह रहे हैं जितना पानी भारत के अंदर आ रहा है पूरा हमारे पास छोड़ दो, हम पानी लेने के लिए तैयार। वहां पे पानी के एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, वहां पे पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? या तो इस एरिया को जानबूझ कर डुबोया जा रहा है। दूसरी चीज, आप चाहे पंजाब के अंदर देखो, हरियाणा के अंदर देखो, यूपी में देखो, हिमाचल में देखो, कहीं भी देखो, बाढ़ तकरीबन उस एरिया में आई है जहां से लोग किसान आंदोलन में उठे थे। बाकी आधा पंजाब सूखा पड़ा है, आधे पंजाब में बाढ़ है। ये सब हो कैसे रहा है? ये सरकार कर रही है, कौन कर रहा है, ये चीजें समझनी पड़ेंगी। आप एक हिंदू हैं, हिंदू धर्म में आपने जन्म लिया है, और आप खालसा राज की तरफ इतना झुकाव कैसे आपका, और हिंदू धर्म की तरफ इतना झुकाव क्यों नहीं है आपका? नंबर एक चीज तो हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, ये खुद प्रधानमंत्री साहब ने बोला। हाँ, सनातन धर्म है जिसको हम मानते हैं, हम सनातनी को मानते हैं, सनातनी हैं हम, लेकिन हिंदू नहीं। हिंदू का फारसी में मतलब होता है चोर, हम गाली नहीं, चोर मतलब होता है फारसी के अंदर, हिंदू का मतलब चोर होता, चोर। आप कहीं पर भी, ये तो किताबों के अंदर है, किताब जो डिक्शनरी होती है उनको तो मानोगे, डिक्शनरी के अंदर आप निकाल के देख लो फारसी में इसका क्या मतलब है, इंग्लिश में क्या मतलब है, तो आपको पता लगेगा। तो ऐसा नहीं पढ़ा है कि खुद प्रधानमंत्री साहब का वीडियो आपको अवेलेबल करवा सकता हूं मैं, जिसमें उसने बोला था कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म है। ठीक है हिंदू, लेकिन आइडियोलॉजी तो है ना, लेकिन हम कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है हिंदू।
क्यों नहीं है? हम तो आप बताओ कौन सी आइडियोलॉजी है? लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसकी सगी बहन की शादी एक मुसलमान के साथ हो रखी है। बीजेपी के नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, 80% बीजेपी के नेताओं की लड़कियों की शादी मुसलमानों के साथ हो रखी है। फिर ये दो तरह का दो रात्रि तर क्यों अपना रहे हैं फिर ये? लेकिन किसी के साथ मैरिज करना वो तो एक आदमी का निजी मामला ना। नहीं, निजी कैसे होगा? व्यक्ति भाषण व्यक्तिगत दे देंगे, हम मुसलमानों को भगा देंगे, मार देंगे। अमीर मुसलमान तो इनके दामाद, गरीब मुसलमान है वो इस देश में रहो मत। फिर तो ये एक देश एक कानून कहां से हो गया? मतलब जो माइनर मेजोरिटी है, कभी सिखों ने बोला 2% सिख है पूरे देश के अंदर, 2% सिख है। कभी सिखों ने बोला हमारा सिख धर्म खतरे में है, और जबकि 80% हिंदू होते हुए हर बार हिंदू धर्म खतरे में कैसे आता है? कुछ नहीं होता, नेताओं की कुर्सी जैसे ही खतरे में आती है वैसे ही हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। ये नेताओं का बनाया हुआ धर्म है, सनातनी धर्म था, है और रहेगा। हिंदू कोई ना कोई धर्म था ना है। आप एक चीज बताइए, हिंदू हिंदू अभी इतना ज्यादा क्यों उठा? पहले भी कागजों में हिंदू लिखा जाता था, लेकिन ये भी अभी इतना जल्दी हिंदू हिंदू क्यों उठ रहा है? जब से बीजेपी आई तब से कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा है हिंदू का। इससे पहले तो सभी मिलकर रहते थे। हमारा देश क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। फिर अभी इतना जल्दी ये क्या होगा कि सिर्फ हिंदू रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाकी कहां जाएंगे? अगर ऐसे तो सभी मांगने लगे, मुसलमान बोलेंगे मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, फिर क्रिश्चियन बोलेंगे हमारे को ईसाई राष्ट्र चाहिए, फिर सिख अगर खालिस्तान की मांग कर रहे हो वो गलत हो गए। ये फिर एक देश एक अलग अलग कानून कैसे? एक देश एक कानून करो, या तो जो भी देश तोड़ने की बात करता है लाने तो लग रहे हैं, यूसीसी लाने लग रहे हैं। यूसीसी कभी आएगा नहीं, कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? ये अब संसद सत्र शुरू हो रहा है, क्या लगता नहीं कि 2024 से पहले आ जाएगा? 2024 से पहले किसी कीमत पर नहीं आ सकता। अगर प्रधान बीजेपी को चुनाव जीतना है तो यूसीसी पर रोक लगानी पड़ेगी, नहीं तो बीजेपी आज यूसीसी को पारित करो। बीजेपी की अगर 4 सीट भी आ जाए देश में तो देख लेना। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि यूसीसी में क्या है, ये कर रहे हैं सभी धर्मों का सबका एकीकरण किया जाएगा, सबको एक जैसा किया जाएगा। नहीं है यूसीसी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का तात्पर्य है कि पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, न कि सभी धर्मों को एक करना। नहीं, तो यूनिफॉर्म पूरे देश में एक कानून होना चाहिए ना, तो पहले उसको लागू करो ना। तो लागू करने तो जा रहे हैं। करो, बागेश्वर को जेल में डालो, एनएसए लगाओ बागेश्वर पर, भेजो डिब्रूगढ़। क्या कर दे उसको? वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, अलग राष्ट्र की जो मांग कर रहा है, कोई प्रज्ञा बोल देती है मुसलमानों को मार देंगे काट देंगे, जो भी ऐसी इस टाइप का बयान देता है, जो भी भड़काऊ बयान देता है। एक मेजर गौरव आर्या है जिसका मैं स्पेशल जिक्र करना चाहता हूँ, वो पिछले 20-25 दिन से टारगेट कर रहा है पूरा सिखों को, खालिस्तानियों को, और लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बता रहा है। कभी सरकार को नसीहत देता नजर आता है वो कि सरकार को चाहिए बाहर के विदेश के जो गुंडे उनको हायर करे और इनको खत्म कर दे, मिटा दे इनको। इसे जो मेजर गौरव आर्या जैसे लोग होते हैं ना, टटीरी देखिए आपने, टटीरी खुले में अंडे देती है, लेकिन वो जब रात को सोती है ना तो आसमान की तरफ पैर करके सोती है वो, कि कहीं ये आसमान गिरेगा तो इसको रोक रही है। टटीरी की सोच होती है वो, ये टटीरी है ये जो मेजर गौरव आर्या। ये सोचता तू पूरे देश को शिक्षा दे रहा है, तू चला रहा है सभी संस्थाओं को, ईडी को, सीबीआई को। क्या हमारे देश की आर्मी इतनी कमजोर है, अगर कोई देश तोड़ने की बात करेगा उसको छोड़ देगी? क्या हमारे देश की सीबीआई इतनी कमजोर है, कोई गलत करेगा उसको छोड़ देगी? देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो इस देश में लागू हो, और अगर मेजर गौरव आर्या अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो उसमें क्या बुरा है? अच्छा, मतलब गौरव आर्या कुछ भी बोलो, भड़काओ बयान दो, उसको अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर हमारे को अभिव्यक्ति की आजादी कहां मिलेगी? अगर हम कोई बात बोलते हमारे पर देशद्रोह का केस लग जाता है, हमारे पर तो पर्चा 1 मिनट में हो जाता है, उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं होता। फिर आप कह रहे हो ना यूसीसी लागू होगा, अब यहीं पे सबसे बड़ा फर्क यहीं पे देख लो, कोई अगर जोड़ने की बात करे उसके ऊपर केस लगा दो। हमने तो आज तक नहीं कहा इस देश के टुकड़े होने चाहिए, लेकिन वो हर बार कहता अलग से राष्ट्र बनाओ, उनको मार दो, उनको काट दो। इसके पास कौन सा अधिकार है फिर जो लोगों को बोल रहा है सिखों को खत्म कर दो, 2% ये कर क्या लेंगे? इसकी सूरी जैसा हाल होना, एक सूरी होता था नेता। चलिए वो तो ठीक है, किसी का व्यक्तिगत मामला है, किसका क्या होना था और क्या कौन बोलता है उस चीज में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगला आपको लगता है कि अगले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही होंगे? हमारी तरफ से चाहे परमानेंट प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे को बहुत खुशी होगी कि ना तो हमारे को कोई इलेक्शन लड़ना ना चुनाव लड़ना, चाहे परमानेंट बना दो, जैसे चीन वाला शासन लागू कर दो, वही परमानेंट ही रहेगा। लेकिन कम से कम एक तो सच बोल दो। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, उसके बारे में हम गलत नहीं कह सकते। कौन सी झूठ बोलते हैं? उन्होंने आज तक सच बोला ही नहीं। अभी मणिपुर का ताजा उदाहरण है आपके सामने, जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने बोला कि मैं सरकार को गिरा दूंगा, सरकार मेरे को 5 दिन के अंदर अल्टीमेटम दे कि मणिपुर क्यों जल रहा है। आनन फानन में प्रधानमंत्री साहब ने प्रेस बुलाई और उसमें बयान दिया, झूठ बोल दिया वहां पे। दीपक फौजी जी, आपको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि या तो सरकार हस्तक्षेप करे, हाँ, नहीं तो हमें करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करेंगे। तो ये नहीं कहा था उन्होंने कि हम सरकार को गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे नहीं। वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू की बात हुई है, मणिपुर की बात हो रही है, पूरे देश की बात नहीं हो रही है। मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया था। नंबर 1 बात, वो वीडियो जो वायरल हुआ तब जाके इसके ऊपर संज्ञान लिया, खुद प्रधानमंत्री ने बोले हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वहां पे जो मुख्यमंत्री साहब वो है तो बीरेन है, वो बीरेन है तो बीजेपी के, उसी टाइम पर उनका इस्तीफा लेते, चाहे दूसरे को बना देते। हम ये नहीं कहते भाई बीजेपी की सरकार गिरा दो वहां पे, लेकिन इस्तीफा लेना चाहिए था नैतिकता के आधार पे। वो इस्तीफा नहीं लिया, ऊपर से बोले छत्तीसगढ़ में भी हो जाता है, राजस्थान में। अरे बात तो मणिपुर की है। जिस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था उसका घरवाला एक फौजी है जो कि कारगिल के अंदर लड़ाई लड़ा था। क्या वो इसलिए लड़ा था कि उनके बच्चों को नंगा घुमाया जाए? और आज का लेटेस्ट केस बताते हैं आपको। आज सुबह जो केस हुआ है, जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक महिला को सम्मानित किया था। उस महिला को आज मणिपुर के अंदर घर के अंदर डाल के जिंदा जला दिया गया है। ये लेटेस्ट केस आज का। ये हो क्या रहा वहां पे? टारगेट जो किया जा रहा है ना, बहुत सोच समझ के टारगेट किया जा रहा है। किसी को चाहे नंगा घुमाओ, चाहे किसी को जिंदा जलाओ, लेकिन ये ऐसा टारगेट हम 2016 में हरियाणा में देख चुके हैं। मेन चीजों को टारगेट किया जाता ताकि देश में दंगे भड़क सके। और ये सबसे बड़ी जो दुविधा हमारे देश की, इसके अंदर अगर प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर है, बोल रहे विश्व गुरु, हम तो चाह रहे विश्व गुरु आज बन जाए, लेकिन विश्व गुरु सबसे पहले मणिपुर को संभालो, देश को संभालो। ये दुनिया का भ्रमण बाद में भी हो सकता है। यहाँ पे सख्ती से कानून लागू करो। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मणिपुर में करो, जहां पर भी कुछ गलत होता है वहां पे सख्ती से कानून लागू करो। क्यों नहीं कर पा रहे? कौन सी मजबूरी है? एक गुंडा जिसके ऊपर पास्को एक्ट लगा हुआ, उसको हाथों हाथ जमानत मिल जाती है। पास्को एक्ट में कब से जमानत मिलने लगी? इससे पहले भी इसके ऊपर आर्म्स का केस लगा हुआ, तब भी ये बाहर आ गया, टाडा तक लग चुका है इसके ऊपर, ब्रजभूषण के ऊपर। तो ये देश एक कानून मानते हो, हम तो नहीं मान रहे इसको एक देश एक कानून। फौजी साहब, आपकी जो आक्रामकता है या आपके अंदर जो आग है वो बढ़ती जा रही है, वो कम कैसे हो सकती है? कम हो सकती है। मेन स्ट्रीम मीडिया है जो सच्चाई दिखाना शुरू कर दो। मेन स्ट्रीम मीडिया एक हफ्ता सच्चाई दिखा दो। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री मोदी, मैं कह रहा हूं परमानेंट बन जाए, लेकिन वो मोदी छोड़िए, बीजेपी के अगर देश में 2 सीट भी आ जाए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सच्चाई दिखा दे तो सिर्फ एक हफ्ता सच्चाई दिखा दो, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी देश में। जो 300 पार का नारा दे रहे ना, 3 लेनी मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा, चलिए फौजी साहब, दोस्तों हमारे दीपक फौजी के अंदर जो आक्रामकता है, जो उनके अंदर आग है, जो है संतोष है, उसके बाद अगले फिर किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इन बातों को अभी विराम देते हैं। और हम फौजी साहब का धन्यवाद कर रहे हैं कि वो हमारे चैनल पर आए और उन्होंने अपने विचार रखे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार। फौजी साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।